नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2022 व डेट काउंसलिंग के फॉर्म भरते समय आने वाली परेशानी व उनसे संबंधित सवाल और बोर्ड ने उन सवालों के क्या जवाब दिए हैं, सभी जानकारी आपको स्टेप टू स्टेप देने वाला हूँ, ताकि फॉर्म फिल करते समय किसी प्रकार की गलती होने की संभावना न रहे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ से मैं पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूँ। तो मैं आपको वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड की है। तो जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान और बीकानेर, राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के संबंध में विभाग के दूरभाष पर पूछे जा रहे प्रश्न और शंकाओं के निवारण संबंध में। तो यहाँ पर विभाग के दूरभाष पर पूछे जाने वाले प्रश्न को लेकर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन विभाग ने जारी किए गए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन विभाग ने जारी किए हैं, मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप प्रश्न संख्या 1, क्या आसार्थी एक से अधिक आवेदन भर सकता है? क्या विद्यार्थी एक से अधिक आवेदन कर सकता है? तो बोर्ड ने इसका क्या जवाब दिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पंचायती राज नियम तथा विभागीय विभक्ति के प्रावधान के अनुसार यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु पात्रता रखता है या अर्हता रखता है, तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मतलब विद्यार्थी एक से अधिक आवेदन भर सकता है क्या? यदि विद्यार्थी एक से अधिक पद हेतु पात्रता रखता है तो वह अलग अलग आवेदन कर सकता है, वो भी एक एसएसओ के माध्यम से। जैसे कि कोई विद्यार्थी फर्स्ट लेवल की पात्रता रखता है और सेकंड लेवल की पात्रता रखता है, तो अपनी एक ही एसएसओ आईडी से वो दोनों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देख लीजिए कि प्रश्न संख्या 2, क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थी या आसार्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकता है क्या? मतलब इसका आंसर हाँ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र का विद्यार्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्र का विद्यार्थी अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या है? अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों हेतु स्नातकता रीट 2021 के विषयों के संबंध में। तो यहाँ पर स्नातक की सब्जेक्ट और रीट के विषय के संबंध में बात हो रही है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 में संबंधित पद एवं उसके लिए आवश्यक वैकल्पिक विषय वर्णित है। अतः विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 का अध्ययन कर स्वयं की पात्रता के अनुसार संबंधित विषय हेतु आवेदित करें। तो आपको अपने सब्जेक्ट देख लेना है और आपके सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको आवेदन करना है। जैसे कि अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों में स्नातक, तो स्नातक के अंदर आपके कौन कौन से वैकल्पिक विषय थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, वो आपको फिल करना है। और डेट की जो सब्जेक्ट थे आपकी सोशल स्टडी थी या साइंस में था, उसके अकॉर्डिंग आपको आवेदन करना है। तो चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप, प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पर देख लीजिए आरक्षित वर्ग के लिए, यहाँ पर आरक्षित वर्ग के लिए बताया गया है, जिसके अंदर आपके ईडब्ल्यूएस आता है, SC ST आती है, नॉन क्रिमिनल वाले कैंडिडेट आते हैं। तो क्या बताया गया है कि आरक्षित वर्ग के आसार्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में उनके प्रमाण पत्र जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। तो इसके बारे में बताया गया है कि आरक्षित वर्ग के आसार्थियों को पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आरक्षित वर्ग है उनके विद्यार्थियों को पिता के नाम और निवास और आय के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। जैसे कि अब कोई विवाहित महिला होती है तो उनको ईडब्ल्यूएस बनाना होता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो उनको उनके पिता के नाम पर बनाना है, उनके पिता के निवास स्थान पर बनाना है, उनके पिता की आय के अकॉर्डिंग ही उनको बनाना होगा। तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आसार्थियों हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी प्रपत्र क्रमांक यहाँ पर देख लीजिए कि 22/10/2019 एवं समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी इनकम असिस्टेंट प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। आसार्थी ऑनलाइन आवेदन की अपने कैटेगरी का चयन करते हुए आवेदन करें। कहने का तात्पर्य यह है कि विवाहित महिला भी होती है तो उनके जो ईडब्ल्यूएस बनता है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनता है, वो अपने पिता के अकॉर्डिंग बनेगा, पिता के नाम से बनेगा, पिता के निवास स्थान से बनेगा, उसमें आय भी किसकी लगेगी? पिता की लगेगी। अब आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए कि आप 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जाओगी, बच्चों को काफी दिक्कत हो रही थी 4 वर्षीय बीएड के लिए या बीए बीएससी बीएड के लिए। तो प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए आप, 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम बीए बीएड बीएससी बीएड उत्तीर्ण आसार्थी द्वारा अंकों के आवेदन में किस प्रकार भरे जाएंगे? तो यहाँ पर बीए बीएड और बीएससी बीएड वालों को फॉर्म फिल करने के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ग्रेजुएशन में उन्हें कौन सी डिटेल भरनी थी और बीए बीएड की ही
थी उसमें उनको कौन सी डिटेल भरनी थी, तो उसका यहाँ पर समाधान आपके सामने है 4 वर्षीय बीएड वालों के लिए। तो 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की उपाधि के शैक्षिक विषय, उसकी जो विद्यार्थी के जो शैक्षिक विषय होते हैं, शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक अलग से संग्रहित कर स्नातक के कॉलम में फिल करने होंगे। तो आपके 4 वर्षीय बीएड और बीएससी बीएड वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर जो शैक्षिक विषय होते हैं उनके प्राप्तांक तो उनकी स्नातक के कॉलम में फिल करने होंगे, पूर्णांक और प्राप्तांक स्नातक के कॉलम में फिल करने होंगे, और प्रशैक्षिक विषयों के प्राप्तांक जैसे कि प्रशैक्षिक विषय हो गया उनके प्राप्तांक अलग से संग्रहित करके बीएड के कॉलम में पूर्णांक और प्राप्तांक भरने होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी 4 वर्षीय बीएड और जिन्होंने बीएससी बीएड कर रखी है उनको अपने शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक उनको ग्रेजुएशन के कॉलम में फिल करने होंगे, प्राप्तांक पूर्णांक और प्राप्तांक तथा प्रशैक्षिक विषयों के प्राप्तांक उनको अलग से ही संग्रहित कर बीएड के कॉलम में पूर्णांक के प्राप्तांक भरने होंगे, बीएड के कॉलम में पूर्णांक और प्राप्तांक भरने होंगे। तो ये आपका मतलब इसका भी आपको 4 वर्षीय बीएड का भी आपको प्रॉब्लम का समाधान यहाँ पर मिल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप, स्नातक तथा रेट 2021 के विषय कौन से भरे जाएं। तो यहाँ पर स्नातक के और रेट के अंदर कौन से विषय भरे जाएं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आशार्थी द्वारा स्नातक के वैकल्पिक तीनों विषय, तो आशार्थियों को या विद्यार्थियों को स्नातक के वैकल्पिक तीनों विषय तथा रेट 2021 के प्रमाण पत्र में अंकित भाषा प्रथम लेनी है और भाषा द्वितीय चयन करनी है। भाषा प्रथम आपकी कौन सी थी, हिंदी थी, संस्कृत थी, मराठी थी, हिंदी थी, क्या थी वो आपको चयन कर लेना है। और भाषा सेकंड आपकी कौन सी थी, इंग्लिश थी, हिंदी थी, कौन सी थी, उनमें से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और स्नातक लेवल की जो तीनों विषय थे वो आपको ऑप्शनल विषय थे, वैकल्पिक विषय वो आपको फिल करना है। उसके बाद में आप एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा द्वितीय प्रथम और द्वितीय भाषा के साथ स्पेशलाइजेशन विषय आपको पढ़ने होंगे। स्पेशलाइजेशन विषय की आपने सोशल स्टडी थी या साइंस मैथ थी वो आपको अपने रिकेट के फॉर्म पर दिख जाएगा, वहां से आपको फिल कर देना है। तो ये यहाँ पर इसका समस्या का समाधान भी हो गया है। अब क्वेश्चन संख्या 7 देख लीजिए आप, आशार्थी को ऑनलाइन आवेदन में कितने जिले की प्राथमिकता बढ़नी होगी। तो यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए संबंधित 30 जिले, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं उनको 30 जिलों की प्राथमिकता यहाँ पर बढ़नी होगी, तथा अनुसूचित क्षेत्र के पद हेतु संबंधित 8 जिलों की प्राथमिकता बढ़नी अनिवार्य है। जिले ऑनलाइन आवेदन की प्रदर्शित हो रहे हैं, तो आपके जिले यहाँ पर आपको ऑनलाइन शो हो जाएंगे, वहां से देखिए आपको यहाँ पर पात्रता यहाँ पर फिल करनी होगी। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि स्नातक में कौन से अंक बढ़ने होंगे। तो आप ग्रेजुएशन का जो कॉलम होंगे उसमें आपको कौन से अंक बढ़ने होंगे। तो अभ्यर्थियों को स्नातक की अंतिम वर्ष की अंक तालिका में अंकित तीनों वर्षों के पूर्णांक और प्राप्तांक बढ़ने होंगे। बहुत से बच्चे क्या कर रहे थे कि अंतिम वर्ष के पूर्णांक और प्राप्तांक वहां पर फिल कर रहे थे, वहां पर अंतिम वर्ष के नहीं करने, तीनों विषय तीनों वर्ष के आपको टोटल करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर का 600 का पूर्णांक था तो तीनों वर्ष के आपके 1800 हो जाएंगे, तो उनमें से आपके कितने नंबर प्राप्त हुए वो आपको मिलाकर फिल करने हैं। ऑनलाइन आवेदन में केवल किसी वर्ष अथवा केवल विषय के अंक नहीं भरे जाने हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, आपको अंतिम वर्ष की अंक तालिका में तीनों वर्ष के पूर्णांक और प्राप्तांक बढ़ने होंगे, आवेदन में केवल किसी वर्ष अथवा केवल विषय के अंक नहीं बढ़ने हैं। तो यहाँ पर इसका भी समाधान हो गया है। प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए आप, आशार्थियों के नाम में अंतर होने पर किस नाम में आवेदन किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यदि विद्यार्थियों के नाम में अंतर हो, 10th की मार्कशीट में कोई और नाम है उसके और कास्ट सर्टिफिकेट में अलग नाम आ रहा है, किसी में अलग नाम आ रहा है, तो वो आवेदन कैसे कर पाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि या 12th में अलग आ रहा है या ग्रेजुएशन की मार्कशीट में कोई स्पेलिंग में मिसमैच हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, विद्यार्थी को 10वीं के प्रमाण पत्र में अंकित नाम और जन्म तिथि के अनुसार ही आवेदन करना है। तो विद्यार्थी रेट के लिए आवेदन करते समय ये इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखनी है कि वो जो फॉर्म फिल कर रहा है वो अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग पूरा फॉर्म फिल करेगा। 10वीं के प्रमाण पत्र में अंकित नाम भी वही होना चाहिए और डीओबी भी उसकी वही होनी चाहिए और जन्म तिथि भरी जाए। तो आगे आप देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, कोई आशार्थी बिना विज्ञप्ति पदों के आवेदन कर सकता है। नहीं, विद्यार्थी विस्तृत विज्ञापन एवं पदवार विषयवार विज्ञप्ति पदों की अच्छी तरह से अध्ययन कर ले। तो आप तो यहाँ पर आवेदन करने से पहले आपको अपने सब्जेक्ट वाइज अपने पद देख लेने और आपकी कैटेगरी वाइज अपने पद देख लेने की कहाँ पे कितने पद है, उसको अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। अपनी योग्यता व अर्हता के अनुसार संबंधित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने कि वो कौन से पद के लिए अपनी योग्यता रखता है, अर्हता रखता है, उसके अकॉर्डिंग उसको आवेदन करना होगा। या तो फर्स्ट लेवल के लिए पात्रता रखता है या सेकंड लेवल के लिए पात्रता रखता है, उसके लिए अकॉर्डिंग उसको अपने आवेदन करना होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पूरा देख लीजिए कि आपको फॉर्म से आने वाली दिक्कत के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके लिए इसी तरह की सूचना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्या किसी भी ई मित्र जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन से भरी गई सूचना के लिए आशार्थी जिम्मेदार हैं। तो यदि आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म फिल कराते हो या आपके फॉर्म में कोई गलती जाती है तो उसके लिए आशार्थी जिम्मेदार है या नहीं है, इस पर बोर्ड ने क्या आंसर दिया है।
हाँ, ई मित्र एवं जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के लिए अर्थार्थी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। आप कहीं भी ई मित्र के ऊपर फॉर्म फिल करवाते हो, जन सूचना फॉर्म के ऊपर, जन सूचना पोर्टल पे आप फॉर्म फिल करवाते हो, तो उनकी उसके लिए भी आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। आपको अपना फॉर्म अच्छी तरह से फिल कराना है, उसकी प्रिंट प्रिव्यू आपको देख लेनी है, प्रिंट प्रिव्यू का आपको प्रिंट निकलवा लेना है, उसको अच्छी तरह से फट लेना है, कहीं गलती तो नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद में आपको वहां पर फाइनल सबमिट करवाना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन में भरी गई त्रुटिपूर्ण गलत सूचनाओं के लिए पूर्णतः अर्थार्थी जिम्मेदार है, तो वही विद्यार्थी जिम्मेदार होगा। तो विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर ले। इस हेतु किसी भी ई मित्र जन सूचना केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। अतः विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन को भरवाकर उसका प्रिंट प्रिव्यू भली बात से जांच ले और पूर्ण व सही सूचना भरवाते हुए ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करे। तो आप कहीं पर भी ई मित्र के ऊपर फॉर्म ऑनलाइन करवाने जाते हो तो आपको फॉर्म फिल करने के बाद में उसका प्रिंट प्रिव्यू की एक प्रिंट ले लेनी है, उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। चेक करने के बाद ही आपको वहां पर फाइनल सबमिट करना होगा, ताकि आपको किसी प्रकार की फॉर्म के अंदर गलती नहीं हो। अब 12 नंबर क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्वेश्चन 12, क्या ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन भी बुलवाए जा रहे हैं? नहीं, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित तिथि तक बढ़े ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। प्रश्न संख्या 13 देख लीजिए आप, विशेष शिक्षा के पद पर आवेदित करते समय आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक बढ़ने में समस्या आ रही है। तो ऑनलाइन आवेदन में विशेष शिक्षा यानी स्पेशल बीएसटीसी हो गई, स्पेशल बीएड हो गई, विशेष शिक्षा में पदों के आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक बढ़ने की अनिवार्यता नहीं है। तो आपको आरसीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र और क्रमांक एवं दिनांक बढ़ने की अनिवार्यता नहीं है। आरसीआई पंजीकरण का क्रमांक एवं दिनांक बढ़ना वैकल्पिक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप, ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर रेट परीक्षाओं की प्रवेश तिथि बढ़नी अनिवार्य है क्या? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 पूछा गया कि ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर में रेट परीक्षार्थियों को प्रवेश तिथि बढ़नी अनिवार्य है क्या? एडमिशन डेट। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको एडमिशन डेट फिल करना अनिवार्य नहीं है। किस किस के अंदर? 10th क्लास के अंदर, 12th के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर और स्नातकोत्तर के अंदर, पीजी के अंदर। केवल आपको एडमिशन डेट बीए बीएड या बीएसटीसी, यदि आप बीए बीएड करते हो, बीएससी बीएड करते हो, या आपने बीएड की हुई है, या आपने बीएसटीसी की हुई है, या डीएलएड की हुई है, तो उसकी एडमिशन डेट आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, ना कि आपको 12th व स्नातक की एडमिशन डेट आपको फिल नहीं करनी है। क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए, क्या ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखना है? कि आप फॉर्म फिल करवाते हो तो उसका जो प्रिंट आउट निकलता है वो आपके पास रखना है? तो यस। भविष्य में किसी भी संदर्भ हेतु अथवा चयन होने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन पत्र की आवश्यकता रहेगी, अतः अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट अपने पास रखनी है। तो विद्यार्थी फॉर्म भरवाने के बाद में उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा वो अपने पास संभाल कर रखना है। जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब आपको ये प्रिंट आउट और अपने जो भी दस्तावेज होंगे इसके साथ संलग्न करते हुए आपको वहां पर जमा करवाने होंगे। और नीचे देख लेते हैं कि और क्या क्या है इसके नीचे। यदि विद्यार्थी को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है या उनके इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पर फोन नंबर, टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो और ये विभाग की मेल आईडी आप यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा डीएलएड तथा बीएड दोनों योग्यता उत्तीर्ण की हुई है, किसी विद्यार्थी ने डीएलएड भी किया हुआ है, बीएसटीसी भी किया हुआ है और बीएड दोनों योग्यता उत्तीर्ण की हुई है, तो उनकी कौन सी योग्यता बढ़नी है? यदि अभ्यर्थी के द्वारा उक्त दोनों योग्यता अर्जित कर रखी है तो लेवल प्रथम के पद हेतु डीएलएड और लेवल द्वितीय के पद हेतु बीएड की योग्यता बढ़नी होगी। तो आप जब वो लेवल प्रथम के लिए आप आवेदन करते हो तो आपको डीएलएड की योग्यता फिल करनी होगी और लेवल द्वितीय के लिए आप आवेदन कर रहे हो तो आपको बीएड की योग्यता पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए आप, स्नातक के विषय समूह को बढ़ते समय आ रही समस्या। स्नातक के जो विषय समूह है ना उनको बढ़ते समय आ रही समस्या। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित पद हेतु आवश्यक कोई एक विषय स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण कर रखा है तो स्नातक के विषय के समूह में बढ़ते समय प्रथम विषय समूह में उस पद हेतु आवश्यक वैकल्पिक विषय पर देवे तथा द्वितीय और तृतीय समूह में वो एनी अदर करके वो फॉर्म को सबमिट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 18, क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है? तो इसका आंसर कि नहीं, केवल रीट 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। जो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सीटेट उत्तीर्ण की है लेकिन रीट वो पास नहीं है तो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इसके लिए वो पात्रता रखी गई कि रीट पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। अब आपको मैं डॉक्यूमेंट संबंधित कुछ बात करना चाहता हूँ।
इसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको संलग्न करने होंगे इस फॉर्म प्रिंट प्रीव्यू के साथ, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनाकर कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे उसकी डेट आएगी कि आपको डॉक्यूमेंट्स कब जमा कराने होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, क्या जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। आज मुझे आपको ये छोटी सी जानकारी देनी थी, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और शेयर करना ना भूले और अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।